हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में भी अपना जेन एआई प्लेलिस्ट आगे स्टार्ट कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पोजिशनल एनकोडिंग। आज सबसे पहले हम एक बार अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर को एक बार देखते हैं। इसमें पोजिशनल एनकोडिंग कहाँ पर आता है और हम क्या बात कर रहे हैं। जब आप इस अटेंशन इज ऑल यू नीड रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे, जिसका हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो इसमें हमको दिखेगा ये ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर जो है हमारे एलएलएम्स का एक मेन इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से एलएलएम्स इतने स्ट्रांगली परफॉर्म करते हैं। अभी तक हमने पिछले वीडियोस तक अपने इनपुट टेक्स्ट को इनपुट एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना सीख लिया है और उसको हमने इनपुट और टारगेट वेरिएबल में ब्रेक करना भी सीख लिया है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो नेक्स्ट है हमारा पोजिशनल एनकोडिंग और उसके बाद है मल्टी हेड अटेंशन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यही पोजिशनल एनकोडिंग। इसकी क्या जरूरत है और हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और इसके पीछे का मैथमेटिकल इंट्यूशन हम बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आप इस रिसर्च पेपर को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एनकोडर, डिकोडर और अटेंशन एक्सप्लेन किए गए हैं। बट ये अटेंशन हम नेक्स्ट क्लास से देखना शुरू करेंगे और प्रोबेबली 1-2 सेशन में हम पूरा सेल्फ अटेंशन और मल्टी हेड अटेंशन को डिटेल में समझेंगे। आज का सेशन हमारा होने वाला है पोजिशनल एनकोडिंग के ऊपर। पोजिशनल एनकोडिंग में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। सिंस आवर मॉडल कंटेन्स नो रिकरेंस एंड नो कन्वोल्यूशन इन ऑर्डर, for the model to make use of the order of the sequence, we must inject some information about the relative or absolute position of the tokens in the sequence. Okay, so इसका क्या मतलब है, अभी हम इस पे आते हैं और आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हुआ है जो कि पोजिशनल एनकोडिंग को यूज कैलकुलेट करने के लिए और इसको इस पोजिशनल इन्फॉर्मेशन को इस जो हमारे इनपुट एम्बेडिंग वेक्टर्स है उसमें इंजेक्ट करने के लिए ये फॉर्मूलाज यूज हुए हैं। अब ये फॉर्मूला देखकर आपको लग रहा होगा ये क्या ही है और शायद आपको समझ में ना आए और बहुत ही डिफिकल्ट सा लग रहा होगा। आज हम इसी फॉर्मूले को कैसे डिराइव हुआ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे समझना, सो दैट आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाए और हम ऐसा पढ़ेंगे कि हमको लगे कि ये फॉर्मूला हम खुद ही बना रहे हैं, सो दैट आपको समझ में आ जाए ये फॉर्मूला आया कैसे। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं पोजिशनल इनकोडिंग के लिए दो फॉर्मूला यूज हो रखे हैं, एक साइन का कोई फॉर्मूला है और दूसरा कॉस का कोई फॉर्मूला है। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आ जाते हैं और हमारा आज का टॉपिक होने वाला है पोजिशनल एनकोडिंग, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर ब्लॉक का यू कैन से इनपुट डेटा इनपुट करने के बाद सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। पोजिशनल एनकोडिंग को मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब में ज़्यादा लोग पोजिशनल एनकोडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करते नहीं है और इसको इग्नोर कर देते हैं, बट आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको समझना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अभी तक हमने क्या किया, हमने अपने वर्ड्स को लिया या अपने सेंटेंस को लिया, उसमें से वर्ड एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ हमने अपने हर वर्ड को 3 डायमेंशन के वेक्टर में कन्वर्ट किया और उसके बाद इन वेक्टर्स को हम सेल्फ अटेंशन में पास करने वाले हैं। सेल्फ अटेंशन एक मैकेनिज्म जिसको अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि हम इन अपने वेक्टर एम्बेडिंग को अटेंशन ब्लॉक में पास करते हैं, सेल्फ अटेंशन ब्लॉक में। ओके, बट सेल्फ अटेंशन के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये वर्ड के या सेंटेंस में वर्ड्स के सीक्वेंस को कैप्चर कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आरएनएन की बात करें तो हम आरएनएन में क्या करते थे, सिंपल जो हमारा न्यूरल नेटवर्क्स होते थे आरएनएन्स या एलएसटीएम वगैरह, उसमें हम क्या करते थे, हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क होता था। इसमें हम इनपुट्स को ऐसे पास करते थे कि पहला वर्ड फर्स्ट टाइम स्टेप में इनपुट होता था, फिर दूसरा वर्ड दूसरे टाइम स्टेप में इनपुट होता था, तीसरा वर्ड तीसरे टाइम स्टेप में इनपुट होता था एंड सो ऑन। इन अ वे आरएनएन किसी ना किसी तरह से वर्ड्स के मीन सीक्वेंस को कैप्चर करने में कैपेबल होता था। बट यहाँ पर सेल्फ अटेंशन या जो भी ट्रांसफार्मर ब्लॉक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ऐसा कोई कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर ब्लॉक पैरेलल में सारे वर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है और जब हम पैरेलल में अपने सारे वर्ड्स को भेज देंगे तो ये हमारा सीक्वेंस जो हम यहाँ पर आरएनएन में था ये हम अपना यहाँ पर मिस कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो सेंटेंस लेता हूं, एक है मैन ईट्स एनिमल और दूसरा एग्जाम्पल है एनिमल ईट्स मैन। हमारे मॉडल के लिए ये दोनों सेंटेंस सेम हो जाएंगे। ओके, क्योंकि दोनों सेंटेंस में हमारे जो 3 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, 3 के 3 सेम वर्ड्स ही यूज हो रहे हैं, बट दोनों सेंटेंस की मीनिंग को क्या कौन चेंज कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ दीज वर्ड्स, राइट। दोनों ही सेंटेंस की कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस बिल्कुल ही अलग है और बट वर्ड्स दोनों में सेम ही आ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स आ रहे हैं।
सो किसी ना किसी तरह हमको अपने मॉडल को बताना पड़ेगा कि ये मैन अगर फर्स्ट पोजीशन पे आता है और एनिमल लास्ट पोजीशन पे आता है, या एनिमल फर्स्ट पोजीशन पे आता है और मैन लास्ट पोजीशन पे आता है, तो हमारे सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको वाई पार्ट समझ में आ गया कि पोजिशनल इनकोडिंग की क्यों जरूरत है। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम पोजिशनल इनकोडिंग को कैसे अचीव कर सकते हैं वो देखा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपको बहुत ही इजी सा एग्जांपल यहाँ पर लिया है। मेरे पास एक सेंटेंस है जिसमें मेरे पास 4 टोकन्स हैं, आई, लव, मशीन, लर्निंग। ओके, फिर मैंने क्या किया, इन टोकन्स को मैंने लेट्स से 3 वेक्टर साइज के 3 डायमेंशन के वेक्टर्स में ब्रेक किया, एम्बेडिंग किया। ओके, यहाँ तक आपको पता है एम्बेडिंग कैसे करेंगे। फिर अब मुझे अपने मॉडल को इन वर्ड्स की पोजीशन बतानी है। ओके, तो इस सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक एक्स्ट्रा बाइट ऐड कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग एम्बेडिंग में, और जिसमें हम अपने वर्ड्स की पोजीशन को यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि आई की जगह मैंने यहाँ पे पोजीशन 1 ले दिया, लव के में मैंने यहाँ पर एक एडिशनल नंबर ऐड कर दिया जिसका मैंने पोजीशन नंबर 2 दे दिया, मशीन की जगह मैंने 3 दे दिया, और लर्निंग की जगह 4 दे दिया। सो अब आपको लग रहा होगा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, सो हम ऐसा कर सकते हैं, बट अगर हम ऐसा कुछ करते हैं सो इसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? जैसे हमारा सेंटेंस, जब हम बहुत बड़े डेटा पे बात करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस ये बहुत ही लंबा, या हमारा डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट हमारा बहुत ही लंबा हो सकता है, जिसमें हमारे पास लाखों तक के नंबर हो सकते हैं। सो ये हमारा नंबर 4 से लेके 1 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़ तक जा सकता है, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा ये जो पोजीशंस हैं ये अनबाउंडेड हो गए। अनबाउंडेड का मतलब कि इसकी कोई रेंज नहीं है, ये 1 से लेके 1 लाख तक, 1 से लेके 1 करोड़ तक कहीं भी जा सकते हैं, राइट? और तीसरी चीज, यहाँ पर हम डिस्क्रीट वैल्यू यूज कर रहे हैं, और आपको पता है कि जब हम न्यूरल नेटवर्क में डेटा को ट्रेन करते हैं सो हम प्रेफर करते हैं कि हमारे नंबर्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस हों। ओके, जिससे कि हमारे मॉडल बेटर परफॉर्म करते हैं और बेटर लर्निंग करते हैं। और अगर ये अनबाउंडेड नंबर होंगे तो आपने देखा है कि हमने यहाँ हमारे न्यूरल नेटवर्क्स में वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? सो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा नंबर बाउंडेड हो और कॉन्टिन्यूअस हो। ओके, और तीसरा इशू विद, अभी इसको हम देखते हैं यहाँ पर, इशू विद दिस अप्रोच इज पोजिशंस are unbounded means they can go up to any numbers, it can go up to millions or trillions. To avoid this we can normalize the positional numbers. Okay, now अब आप कहेंगे कि इन नंबर्स को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं जैसा कि हम नॉर्मली करते आते हैं। ओके, सो यस, ये बात सही है बिल्कुल। तो मैं ऐसा करता हूं कि अगर इस सेंटेंस में मेरे पास 4 वर्ड्स हैं तो मैं इसको एक की जगह 1/4 लिख सकता हूं, या दूसरे वाले को मैं 2/4 लिख सकता हूं, तीसरे वाले को मैं 3/4 लिख सकता हूँ, और चौथे वाले को मैं 4/4 लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। इससे क्या हुआ, मेरा एक तो सारे नंबर मेरे 0 से 1 के बीच में हो जाएंगे, जो कि मेरा बाउंडेड हो जाएगा। जो मेरा रेंज थी 0 से 1 लाख या 2 लाख, जो मुझे पता नहीं था, अब मेरे सारे नंबर 0 से 1 के बीच में हो जाएंगे अगर मैं अपने सारे पोजीशंस को, जो जितने भी वर्ड है मेरे इसमें सेंटेंस में, उससे मैं डिवाइड कर दूं, तो मेरा जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। वेरी गुड। तो हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हमारा डेटा बाउंडेड हो गया। दूसरा, जो हमारे डिस्क्रीट नंबर थे वो भी कॉन्टिन्यूअस हो गए, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो इस तरह से हम नॉर्मलाइज करके हमारी लगभग सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। बट अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इस तरह के सोल्यूशन में भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 सेंटेंस हैं, पहला है एक्सक्यूज मी और दूसरा है आई लव मशीन लर्निंग। सो आप देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में मेरे पास 2 वर्ड्स हैं, और दूसरे सेंटेंस में मेरे पास 4 वर्ड्स हैं। सो अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं तो मेरा एक्सक्यूज फर्स्ट पोजीशन पर है और मी सेकंड पोजीशन पर है, और सेकंड सेंटेंस में मेरा आई फर्स्ट पोजीशन पर है, लव सेकंड पोजीशन पर है, मशीन थर्ड पोजीशन पर है, और लर्निंग फोर्थ पोजीशन पर है, राइट? अब अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस को नॉर्मलाइज करता हूं तो मेरा एक्सक्यूज का पोजीशन नंबर क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, और मी का क्या हो जाएगा, 2/2, राइट? बट अगर मैं दूसरे सेंटेंस में यही काम करूंगा तो मेरा आई जो है वो, उसको पोजीशन मिलेगा 1/4 पोजीशन नंबर,
लव को मिलेगा 2/4, मशीन को मिलेगा 3/4 और लर्निंग को मिलेगा 4/4, राइट। सो अब आप यहां पर देखेंगे, अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो पहले सेंटेंस में फर्स्ट पोजीशन के लिए मैं नंबर दे रहा हूं 0.5 और दूसरे सेंटेंस में मैं फर्स्ट पोजीशन के लिए नंबर दे रहा हूं 0.25, राइट। सो मेरा मॉडल क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसको ये समझ नहीं आएगा कि मेरे लिए 0.5 फर्स्ट पोजीशन है या 0.25 फर्स्ट पोजीशन है। सिमिलरली यही प्रॉब्लम होगी सेकेंड पोजीशन के साथ। मेरे फर्स्ट सेंटेंस में मेरा सेकंड पोजीशन का जो वैल्यू है वो 2/2 है, सेकंड सेंटेंस में मेरे सेकंड पोजीशन की वैल्यू 2/4 है। सो इसका मतलब जब भी मेरे टेक्स्ट की लेंथ वेरी करेगा, सो इस सॉल्यूशन में जिसमें मैं टोटल नंबर ऑफ टोकन से डिवाइड कर रहा था एक पोजीशन की वैल्यू को, उसके हिसाब से मेरे हर सिमिलर पोजीशन की वैल्यू डिफरेंट असाइन हो जाएगी फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ टेक्स्ट, राइट। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जिसको मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता अपने मॉडल में। सो इसके लिए हम एक सोल्यूशन सोच सकते हैं और वो सोल्यूशन होता है कि हम एक ऐसा टेक्नोमेट्री मैथमेटिकल फंक्शन यूज करें जो नेचर में पीरियोडिक हो और जिसकी वैल्यू बाउंडेड हो और जो कॉन्टिन्यूअस नंबर हो। ओके, सो उसके लिए हम सोच सकते हैं एक साइन वेव, राइट। साइन वेव कुछ ऐसा होता है। सो ये हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी, जो कि बाउंडेड हो गया। हमारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया इसने। ये कॉन्टिन्यूअस नंबर होंगे, दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की, जो हमारी यहाँ पर आई थी नॉर्मलाइज करते टाइम। ओके, इसको देखते हैं। सो पहले इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह पर हम साइन 1 ले लेंगे। इस 2 की जगह पर, जो यहाँ पर 2 है, दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ यहाँ पर। ये जहाँ हमने यहाँ पे 1 लिखा था, या यहाँ पे 2 लिखा था, या यहाँ पे 3 लिखा था, या यहाँ पे 4 लिखा था, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर इन नंबर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। डेटा मेरा बाउंडेड हो गया, मेरा कॉन्टिन्यूअस हो गया। और देखते हैं इस वाली प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आप कहेंगे, आप अगर यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस करें तो ये मेरा एक साइन कर्व है जो मैंने गूगल से पेस्ट किया है क्लियरली विजिबिलिटी के लिए आपको। सो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मेरे पोजीशन 1 के लिए मेरे साइन की वैल्यू इतनी है, एक्चुअली ये 1 से 2 के बीच में नहीं होना चाहिए, बट इट्स ओके, आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे साइन की वैल्यू 1 के लिए इतनी है तो यहाँ पर ये दोबारा से रिपीट हो सकता है। फॉर माई 7th वैल्यू ये मेरे साइन की वैल्यू फिर से सेम हो जाएगी। मतलब जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर थी वो प्रॉब्लम मुझे इस साइन के साथ भी आ सकती है, राइट। क्योंकि मेरे पोजीशन नंबर 1 के लिए भी सेम वैल्यू असाइन होगा और मेरे पोजीशन नंबर 7 के लिए भी सेम वैल्यू असाइन होगा, और इस तरह से ये आगे रिपीट हो सकते हैं। सो जो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, सेम टाइम की प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ जाएगी, इस साइन कर्व के साथ भी आ जाएगी। क्या कि मुझे पोजीशन नंबर 1 के लिए भी सेम नंबर मिल रहा है और पोजीशन नंबर 7 के लिए भी सेम नंबर मिल रहा है। तो फिर से मेरा मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको नहीं पता पोजीशन 1 और 7 में क्या डिफरेंस है, राइट। इसी तरह पोजीशन 2 और पोजीशन 8 को भी सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे साइन फंक्शन को यूज करने के बाद भी मुझे ये एक प्रॉब्लम आ रही है। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इसका बहुत ही सीधा सा एग्जाम्पल है कि क्यों ना हम इसमें एक और फंक्शन ऐड कर दें जो कि कुछ इस तरह से है। ओके, सो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कॉस फंक्शन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। सो जो पहले हम सिर्फ एक फंक्शन की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हम हर पोजीशन के लिए दो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए पोजीशन 1 के लिए मेरे y की वैल्यू पहले हम निकालेंगे, साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ 1। ओके, साइन ऑफ 1 एंड देन अगेन हम y की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1। मैंने एक फंक्शन और इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि सिमिलर है साइन के, बट इससे क्या होगा, जो मेरा ये रिपीट होने वाली पॉसिबिलिटी थी इसको मैंने कम कर दिया। ओके, जो यहाँ पर पोजीशन नंबर 1 के लिए सेम वैल्यू आ रही थी, पोजीशन नंबर 7 के लिए वैल्यू सेम आ रही थी, वो यहाँ पर क्या होगा, वो अब उसकी प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो गई। कैसे कि जब पोजीशन 1 के लिए साइन की वैल्यू कुछ है, कॉस की वैल्यू कुछ है, तो ये आगे जाके पोजीशन नंबर 7 पे आप देखेंगे कि ये वैल्यूज कॉमन जल्दी से नहीं होंगी। ओके, बट कहीं ना कहीं तो ये जाके मर्ज हो सकती हैं, राइट। सो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले इसको कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। तो जो हमने एम्बेडिंग वेक्टर हमारे थे यहाँ पर, ये हमारा एम्बेडिंग वेक्टर था।
ओके, तो यहाँ पर पहले हम एक पोजिशनल वेक्टर ऐड कर रहे थे या नंबर ऐड कर रहे थे, उसकी जगह अब हम एक नंबर ना ऐड करके यहाँ पर वेक्टर्स को ऐड करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज हो गई, वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2। तो यहाँ पर पहली वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर दूसरी वैल्यू आ जाएगी। पहली वैल्यू क्या है मेरी, साइन ऑफ 1 या साइन ऑफ पोजिशन, दूसरी वैल्यू है मेरी कॉस ऑफ पोजिशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। बट अब आप कहेंगे कि मैंने साइन के साथ कॉस भी इंट्रोड्यूस कर दिया, सो आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई कि आपके सेम पोजिशन शायद उतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं तो जाके फिर से मेरे वेक्टर सेम हो जाएंगे, राइट? क्योंकि मैंने साइन और कॉस की वैल्यू दोनों की ही कहीं ना कहीं रिपीट होती है और कहीं ना कहीं जाकर ये फिर से यही वाली वैल्यू देने लगेंगे जो यहाँ पर दे रहे थे पोजीशन नंबर 1 के लिए। सो सेम वैल्यू आ सकती है कहीं पर आगे जाके, प्रोबेबली पोजीशन नंबर 10 12 किसी के लिए, राइट? जो पहले 1 और 7 पे रिपीट हो रहा था वो अब हो सकता है 1 और 15 पे रिपीट होने लगे, राइट? सो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही इजी सी बात है, हम एक फंक्शन और ऐड कर देंगे, एक पेयर ऑफ साइन एंड कॉस और ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। ओके, जैसे हमने पहले साइन का एक फंक्शन लिया था और कॉस का एक फंक्शन लिया था, वैसे ही अब हम साइन और कॉस के एक एक फंक्शन और ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं जो मैंने पहले आपको दिखाया था, ये मेरा ब्लू कलर पहला साइन है और ये येलो कलर मेरा पहला कॉस फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ग्रीन कलर साइन फंक्शन और ऐड कर दिया और ये रेड कलर कॉस फंक्शन और ऐड कर दिया। तो कुछ इस तरह से किया मैंने। पहले मेरा था y इज इक्वल टू साइन ऑफ 1, ओके, साइन ऑफ 1, साइन ऑफ 1 पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया मेरा कॉस, साइन कॉस ऑफ 1। तीसरा फंक्शन हो गया मेरा कुछ इस तरह से, मान लीजिए मैं बोलता हूं इसको, मैं दूसरा फंक्शन लूंगा साइन ऑफ 1/2। ओके, एक फंक्शन और ले लिया मैंने, पोजीशन को 2 से डिवाइड कर दिया पोजीशन नंबर, और इसी तरह से मेरा अगला फंक्शन हो गया कॉस वाला, कॉस ऑफ 1/2। अब मैंने इससे क्या हुआ, मेरे ये चार फंक्शन यूज करने से मेरा वेक्टर जो हुआ, तो मेरा एम्बेडिंग वेक्टर था, ये एम्बेडिंग वेक्टर था मेरा पहले लेट से 3 डायमेंशन का। तो अब मैंने इसमें 4 पोजीशंस की डायमेंशन और ऐड कर दिए, जिसमें मेरा ये 4 वैल्यूज होंगी, पहला ये, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथे पे ये वाला। सो अब इससे क्या हुआ, मेरी जो प्रोबेबिलिटी थी कि मेरे पोजीशन नंबर 1 को और 7 को, या पोजीशन नंबर 1 और 15 को सेम नंबर्स मिल रहे थे, अब उसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो गई। अब हो सकता है पोजीशन नंबर 1 वाली जो वैल्यू थी वो जाके 30 या 35 पे रिपीट हो, राइट? सो हम इस तरह से इस फंक्शन को बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर इसको ऐड करते जाएंगे। सो इस बात की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी कि जो वैल्यू पोजीशन नंबर 1 पे बना है वो पोजीशन नंबर कौन से पे जाके बनेगी, वो दूर होता जाएगा और ये हमारी रिपीट होने के चांसेस कम होते जाएंगे। और इस तरह से हम साइन और कॉस फंक्शन को यूज करके जो भी हमारी दिक्कतें थी इस पोजीशन वैल्यू को ऐड करने के लिए, वो हम दूर कर सकते हैं। और इन दोनों फंक्शन को यूज करके इजीली हम पोजीशन का इंफॉर्मेशन अपने एम्बेडिंग में ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चैलेंज आपको और दिख रहा होगा, आपके मन में आ भी रहा होगा ये सवाल, और वाजिब सा सवाल है कि मेरा पोजीशन जो था वो पहले मेरा जो वेक्टर एम्बेडिंग था, सॉरी, ये 3 डायमेंशन का था और इसके पीछे मैंने बहुत सारे नंबर्स और ऐड कर दिए। तो मेरा जो डेटा साइज था वो अननेसेसरी बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट? ये बड़ा हो सकता है। दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इस पेयर को हम कहाँ तक ऐड करें, कितने ऐड करें, कितने डायमेंशन का रखें? सो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरा अप्रोच लेंगे कि इस एग्जिस्टिंग वेक्टर एम्बेडिंग में हम पोजीशन को आगे अपेंड करने के बजाय, पोजीशन वैल्यू को यहाँ आगे अपेंड करने के बजाय क्या करेंगे कि हम जो हमारा पहले से वेक्टर एम्बेडिंग है, मान लेते हैं ये साइज 4 का है, ओके, मेरा वेक्टर एम्बेडिंग 4 डायमेंशन का है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पोजिशनल एनकोडिंग को साइड में ना ऐड करके पोजिशनल वेक्टर को हम कुछ इस तरह से करेंगे और हम पोजिशनल एनकोडिंग का डायमेंशन भी 4 लेंगे, जिससे कि हम ये मेरा वेक्टर एम्बेडिंग और पोजिशनल एम्बेडिंग का डायमेंशन सेम हो जाए
और हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, एडिशन ऑपरेशन कर देंगे इंस्टेड ऑफ इसको पीछे कॉन्कैटिनेट करने के। ओके, सो इससे क्या होगा, अब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे पोजिशनल एनकोडिंग का जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए, प्लस जो ये मेरा साइज ऑफ इनपुट बढ़ रहा था जिससे मेरी प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता, वो चीज भी मैंने अवॉइड कर दी। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट एम्बेडिंग में पोजिशनल एम्बेडिंग को ऐड करेंगे और इससे मेरा मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि ये डायमेंशन पोजिशनल एनकोडिंग का कितना होना चाहिए। जितना मेरा इनपुट एम्बेडिंग है उतने ही डायमेंशन का मेरा पोजिशनल एनकोडिंग होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा इनपुट एम्बेडिंग 512 डायमेंशन का है इन केस, सो मेरा पोजिशनल एनकोडिंग भी कितने डायमेंशन का होगा, 512 का होगा। और अगर मैं बोलता हूं मेरा पोजिशनल एनकोडिंग 512 डायमेंशन का होगा, इसका मतलब मुझे 256 पेयर्स ऑफ साइन और कॉस फंक्शन इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, राइट। 256 पेयर्स ऑफ साइन एंड कॉस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। अब अगला सवाल है इसमें कि जो हमने यहां पर लिखा कि पहला साइन फंक्शन बनाया तो मैंने क्या लिया, पोजीशन नंबर 1। दूसरा पहला कॉस फंक्शन बनाया, मैंने क्या लिया, पोजीशन नंबर 1। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। दूसरा बनाया तो हमने लिया यहाँ पर साइन ऑफ पोजीशन बाई 2, कॉस ऑफ पोजीशन बाई, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 होना चाहिए। सो तीसरा बनाएंगे तो हम क्या ले सकते हैं, साइन ऑफ पोजीशन बाई 3, कॉस ऑफ पोजीशन बाई 3। सो इट मीन्स ये जो हम जिस वैल्यू का साइन और कॉस ले रहे हैं, इसकी ये हमारी साइन और कॉस की फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहा है, साइन और कॉस फंक्शन की, राइट। सो इस फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हमारे ट्रांसफॉर्मर या अटेंशन इज ऑल योर नीड में ये फॉर्मूला दिया गया है, विच इज नथिंग बट, आप यहां देखें, अब आप कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारे पोजिशनल एम्बेडिंग को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले हैं। पहला है साइन फंक्शन, दूसरा है कॉस फंक्शन। और ये जो हम 1/2, 1/3, 1/4 एग्जाम्पल में ले रहे थे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है, जहां पर मेरा POS का मतलब है पोजिशन, पोजिशन नंबर, डी मॉडल का मतलब है डायमेंशन ऑफ मॉडल, और 2i का मतलब है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर अगर एम्बेडिंग मेरी 256 थी तो 512 थी, तो मेरी i की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके 256 तक होगी। ओके, इस i की वैल्यू, तो इस तरह से हम ये नंबर्स डिफाइन कर रहे हैं कि साइन के अंदर क्या वैल्यू होगी, किसका हम यहाँ पर साइन और कॉस लेंगे, जो हमने यहाँ पर एग्जांपल 1/2, 1/2 ये सब लिया था। इस तरह से हम इस फॉर्मूले पर पहुंचते हैं और इस फॉर्मूले को यूज करके ही हम ये वाला पोजिशनल एम्बेडिंग कैलकुलेट करते हैं और फाइनली अपने वेक्टर एम्बेडिंग के साथ पोजिशनल एम्बेडिंग को हम ऐड कर देते हैं और हमारा डेटा इस तरह से सेल्फ अटेंशन के लिए फीड होता है। अगर आप अब यहां से हम ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को देखें तो आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आएगा कि पहले हमारे इनपुट एम्बेडिंग थी, फिर हमने पोजिशनल एम्बेडिंग रेडी की और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया मल्टी हेड अटेंशन में फीड करने से पहले। सो आई होप आपको पोजिशनल एम्बेडिंग क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों है और कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये फार्मूले कैसे हैं, GPT-2 मॉडल और बाकी सब मॉडल्स में पोजिशनल एनकोडिंग कैसे यूज हुई है, कैसे कैलकुलेट हुई है, उसके लिए यही फार्मूला है और ये यूज किया गया है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो आई विल से इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, जिससे कि समझ में आ जाए और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम छोटी सी बात और कर लेते हैं, एक इसी पोजिशनल एनकोडिंग को लेकर थोड़ा सा इंट्यूशन क्रिएट कर लेते हैं। सो अगर आपको याद होगा तो अभी तक हमने जो वेक्टर एम्बेडिंग बनाए थे, सो उसमें हमने डिसाइड किया था कि हमारा इनपुट एम्बेडिंग का बैच साइज 8 है, मतलब हम एक बार में 8 इनपुट आउटपुट पेयर को वो प्रोसेस करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एम्बेडिंग में मेरे पास 8 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज हैं। ओके, देन हमने कॉन्टेक्स्ट लेंथ 4 लिया था अभी तक अपने वेक्टर एम्बेडिंग को क्रिएट करने में, यानी कि हर इनपुट आउटपुट पेयर में मेरे पास एक बार में मैं 4 टोकन को प्रोसेस करूंगा। ओके, और मेरे हर एक टोकन की वेक्टर एम्बेडिंग जो डायमेंशन है वो 256 है, लेट्स से। ओके, यानी कि ये हर एक टोकन आईडी को मैंने 256 नंबर्स के वेक्टर में कन्वर्ट किया हुआ है, ये सारे 256 होंगे। ओके, सो अब इसमें मुझे पोजिशनल एनकोडिंग को अगर ऐड करना है तो मेरी पोजिशनल एनकोडिंग भी क्या होनी चाहिए, मेरी पोजिशनल एनकोडिंग यानी कि मैं एक बार में 4 टोकन्स को रीड कर रहा हूँ, राइट। यानी कि मुझे सिर्फ 4 पोजीशंस की जरूरत है, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 4। और ये मेरे सारे के सारे पोजीशंस 256 डायमेंशन के वेक्टर होने चाहिए, सो दैट मैं इन दोनों को आराम से प्लस कर सकूं, राइट।
सो यानी कि मेरी जो यहाँ पर पोजिशनल एम्बेडिंग होगी वो क्या होगी, 4 into 256 का एक वेक्टर होना चाहिए। बट जब हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे डायमेंशन सेम होने चाहिए। यानी कि अगर जैसे ये मेरा वेक्टर था, ये पहला मेरा एम्बेडिंग वेक्टर, इसका डायमेंशन क्या है, 8 नंबर ऑफ रोज इंटू 4 नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू 256, हर कॉलम में 256 नंबर्स, राइट। सो अगर मुझे इस वेक्टर एम्बेडिंग में एक पोजिशनल एनकोडिंग को ऐड करना है, सो मेरे पास जो पोजिशनल एनकोडिंग होनी चाहिए वो 8 into 4 into 256 होना चाहिए। सो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे पता है कि मैं हर बार सिर्फ 4 वर्ड्स को ही या 4 टोकन्स को ही प्रोसेस कर रहा हूँ, राइट। सो हर बार मैं जब 4 टोकन्स को लूंगा, तो पहली बार मैंने 4 टोकन्स लिए तो इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 2, इसकी पोजीशन 3, इसकी पोजीशन 4। मैं दूसरा टोकन लेके आऊंगा, मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पर, दूसरे इसको लेके आऊंगा दूसरे रो को। सो मेरा ये क्या होगा, 1 2 3 4, और इनकी भी पोजीशन 1 2 3 और 4 ही होगी, राइट, क्योंकि मैं एक बार में 4 वर्ड्स ही या 4 टोकन ही प्रोसेस कर रहा हूँ। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब भी मैं इस बैच साइज में से एक एक रो को प्रोसेस करूंगा तो हर रो में मुझे सिर्फ 4 पोजीशंस की जरूरत है, दैट इज 1 2 3 एंड 4। सो इसका मतलब ये है कि अगर जो मैंने यहाँ पे ये पोजिशनल एम्बेडिंग क्रिएट की है जिसमें मेरे पास 4 पोजीशंस की वैल्यू है और सारे पोजीशन 256 डायमेंशन के हैं, सो इसी को मैं रिपीट कर सकता हूँ 7 टाइम्स, या सो ये मेरा डायमेंशन 8 into 4 into 256 हो जाएगा और इन दोनों को मैं इजिली ऐड कर सकूंगा, दैट्स इट। ओके, सो ये हमारे डायमेंशन के बारे में बात हो गई दो वेक्टर्स के। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं और अपने कोड में इसको एक बार गो थ्रू करते हैं। तो मैंने इस पोजिशनल एम्बेडिंग की कोडिंग को मैंने एग्जांपल एम्बेडिंग में अभी डाल रखा है, बट इसको मैं अलग से बना के अपने गिटहब अकाउंट में डाल दूंगा और गिटहब अकाउंट का लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने टॉर्च यूज किया है, उसको इम्पोर्ट किया है। आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि हम एक ही डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, वो है मेरा द वर्डिट स्टोरी बुक। ओके, तो इसको मैंने रीड किया और रॉ टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर किया इसके कंटेंट को। फिर हमने जो लास्ट सेशन में पढ़ा था, जब हमने टोकन एम्बेडिंग की बात की थी, कि हमने यहाँ पर एक डेटा सेट क्लास बनाया है और एक डेटा लोडर क्लास बनाया है बैच, अपने बैचेस और इनपुट आउटपुट पेयर को जनरेट करने के लिए। सो अगर आपको ये क्लियर, आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं और आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप पिछले वीडियोस को देखिए जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ से कुछ नया कर रहा हूँ जो आज हमने पढ़ा उसके लिए। तो हम एक वोकेबुलरी साइज 50257 ले रहे हैं और आउटपुट डायमेंशन 256 ले रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक टोकन एम्बेडिंग लेयर क्रिएट किया है। ओके, आप देख सकते हैं मेरा टोकन एम्बेडिंग लेयर जो है मेरा 50257 और 256 साइज का है। ओके, और इसके लिए मैंने टॉर्च का NN लाइब्रेरी यूज किया है। अब हमने यहाँ पर एक इनपुट क्रिएट किया है जिसके हमारे कॉन्टेक्स्ट साइज 4 है, बैच साइज हमने 8 लिया है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपना इनपुट सीक्वेंस रेडी किया है जिसमें मेरे बैच साइज 8 है और हर बैच साइज में 4 टोकन्स हैं क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट लेंथ 4 है। ओके, अब इन टोकन आईडीज को जब मैं वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर ये सारे जो नंबर्स हैं यहाँ 16 198 ये सब 256 डायमेंशन के नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो सेम थिंग मैंने यहाँ पर किया है, अपने एम्बेडिंग लेयर से इन टोकन आईडीज को सर्च किया। एक बार व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, हमने क्या किया अभी तक उसको समझने के लिए वेरी क्विकली। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले अपना एक वोकेबुलरी बनाया। सबसे पहले एक वोकेबुलरी बनाया जहां पर मेरे पास इधर टोकन आईडीज हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कितने 50, कितने थे, आई एम सॉरी जस्ट लेट मी चेक, कितने थे यहाँ पर 50257। सो इसकी लेंथ थी मेरी 50257। ओके, यानी कि 0 से लेके ये 50256 तक जाएगा और इधर मेरे 256 टोकन्स हैं हर एक टोकन्स के अगेंस्ट में, मतलब ये 256 नंबर्स हैं हर टोकन्स के अगेंस्ट में। फिर मेरे पास एक इनपुट है जिसमें मेरे पास 8 वर्ड्स हैं 0 से लेके 7 तक, और मैंने इस, मान लीजिए इसका टोकन आईडी 0 है, इसका टोकन आईडी 5 है, इसका टोकन आईडी 6 है, तो मैंने कुछ इस तरह से रैंडम 8 वर्ड्स उठाए हैं जो मेरे इनपुट में होंगे।
कुछ वर्ड्स, राइट। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर मेरे वर्ड्स हैं आई, लव, मशीन लर्निंग, सो ऑन, राइट। सो मैंने आई का मेरा टोकन आईडी है मान लीजिए 2। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस 2 के अगेंस्ट में यहाँ से टोकन आईडी इन नंबर्स को लेके आऊंगा और यहाँ पे पॉपुलेट कर दूंगा। ओके, इस तरह से मेरा इनपुट यहाँ पर रेडी हो रहा है। ओके, सो यही काम यहाँ पर हमने किया है। यहाँ पर मैंने 8 बैच साइज का यहाँ पर ये टोकन एम्बेडिंग बना, और इन टोकन एम्बेडिंग्स में अब मैं क्या करूँगा, इस 16 के अगेंस्ट में मेरे एम्बेडिंग लेयर में क्या टोकन्स हैं 256 नंबर्स, उसको लेके आऊँगा। 198 के अगेंस्ट में क्या है वो लेके आऊँगा, और इस तरह से मेरा एक वेक्टर एम्बेडिंग बन जाएगा, जिसमें यहाँ पर 256 नंबर होंगे, मतलब उसका डायमेंशन होगा 8 इंटू 4 इंटू 256। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर अपना एक पोजिशनल एम्बेडिंग लेयर बना रहे हैं। ओके, जिसमें हम अगेन torch.nn लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, और इसका जो डायमेंशन होगा पोजिशनल एम्बेडिंग का, हमको पता है कितना होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट लेंथ के, दैट इज 4, और आउटपुट डायमेंशन है मेरा 256। ओके, सो यहाँ पर हमने 4 इंटू 256 डायमेंशन का एक पोजिशनल एम्बेडिंग रेडी कर लिया है। अब हमको पोजिशनल एम्बेडिंग और टोकन एम्बेडिंग को ऐड करना है। सो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही, ये यहाँ पर अगर मैं ये लिखता हूँ इनपुट एम्बेडिंग इज इक्वल टू टोकन एम्बेडिंग्स प्लस पोजिशनल एम्बेडिंग, सो आप फाइनल आउटपुट देखेंगे, आपको आउटपुट मिलेगा 8 इंटू 4 इंटू 256, जो हमने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में बात किया था। ओके, सो इस तरह से हम पोजिशनल एनकोडिंग को यूज कर सकते हैं, अपने कोड में ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपने टोकन एम्बेडिंग में पोजिशनल की इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं बिफोर फीडिंग इट टू नेक्स्ट लेयर, दैट इज मल्टी हेड अटेंशन। सो आई होप आपको समझ में आया, क्लियर हुआ पोजिशनल एनकोडिंग की क्या जरूरत है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सारी चीजें हमने यहाँ पर बात की। आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें हम डिटेल में मल्टी हेड अटेंशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।